नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का NS 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। सुबह सवेरे की हम शुरुआत करेंगे, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, दिन भर की हलचल से आपको करेंगे अपडेट। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया है। तो AI समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध किया, जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को अपनी गिरफ्त में लिया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने इसको देश विरोधी हरकत करार दिया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस को देश के विकास से नफरत है। इधर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन को जायज ठहराया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु ने कहा कि हमने युवाओं की आवाज उठाई है। पुलिस भारत मंडपम में प्रदर्शन और हंगामे को लेकर FIR भी दर्ज करेगी। तो एक तरफ तो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, तस्वीरें आप देख रहे हैं, शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया गया है। AI इम्पैक्ट समिट, जहां पर देश और दुनिया के तमाम ग्लोबल लीडर पहुंचे हुए थे और ऐसे में इस समिट की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का काम भी किया गया। शर्ट उतारकर पहुंच गए यूथ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस को जायज भी ठहरा रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि ये तो नफरत फैलाने की कोशिश है। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकत से। आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने AI समिट में जाके PM इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है। और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी US के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा। फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। कोई भी रीजन हो सकता है, एस्पिन फाइल में उनका नाम है या अडानी को बचाना है, कुछ भी कारण होगा, लेकिन नुकसान हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज उठाना। और यहाँ तक देश के इमेज की बात है, देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने आज जो इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस से AI समिट में प्रोटेस्ट करवाया, वे कपड़े उतारकर विदेशी मेहमानों के सामने, दुनिया भर से लोग जो AI इम्पैक्ट समिट में पहुंचे हैं, उनके सामने जो ये नंगा नाच किया, ये बहुत ही शर्मसार है। शायद राहुल गांधी जी महसूस ही नहीं कर रहे कि वो कांग्रेस गिरती 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 कितना नीचे गिर गई कि आज अपनी सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए वो विदेशी मेहमानों के सामने ये कपड़े उतारकर नंगा नाच कर रहे हैं। देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद ना बनने पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बाबर या फिर बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने की जो मांग से जुड़ी याचिका थी, उसे खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि बाबर आक्रमणकारी था, उसके नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनाई जाए और ना ही किसी मस्जिद का नाम उसके नाम पर रखा जाए। बाबर ने चूंकि हिंदुओं को गुलाम बनाया। बता दें कि TMC के निलंबित विधायक हैं हुमायूं कबीर और उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद के निर्माण का शिलान्यास करने का ऐलान किया था। 6 दिसंबर को प्रतीकात्मक तौर पर बाबरी मस्जिद के निर्माण कार्य की नींव भी रख दी थी। 11 फरवरी से निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है, लेकिन इसको लेकर बंगाल से लेकर यूपी तक सियासी पारा चढ़ चुका है। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है। एक बाबरी मस्जिद जो कि अयोध्या में गिराई गई, उसके बाद वहां पे राम मंदिर बना और अब देश भर में देखिए कई जगहों पर बाबरी मस्जिद बनाने की बातें कही गई, लेकिन बाबरी मस्जिद ना बनने पर एक याचिका दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे याचिका पर ही कोई सुनवाई नहीं हुई, रोक लगा दी गई है याचिका पर। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं करेगा। हुमायूं कबीर के नेतृत्व में मुर्शिदाबाद में मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, इसकी नींव रख दी गई है। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं पश्चिम बंगाल में।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होगा 23 फरवरी से 20 मार्च तक चलने वाले इस पूरे सेशन में कुल 15 बैठकें होंगी और इस सत्र में जहां प्रदेश का बजट पेश होगा तो वहीं विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्य भी सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो सदन में कौन किस पर भारी पड़ेगा और किन मुद्दों की गूंज सदन में आपको सुनाई देगी, एक रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार की 2 सालों की उपलब्धियों का ब्यौरा सदन में पेश होगा। वहीं सत्र के दूसरे ही दिन यानी 24 फरवरी को बजट भी पेश किया जा सकता है। इसके बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चाओं की शुरुआत होगी। प्रारंभिक चर्चा के बाद विभागवार चर्चा की जाएगी। इस दौरान प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण और स्थगन के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश भी होगी। विपक्षी सदस्य धान खरीदी से लेकर कानून व्यवस्था तक कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश तो करेंगे ही, वहीं सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सदस्य भी सदन में मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ सकते हैं। इस बार 2649 सवाल लगाए गए हैं। इनमें से 1332 अतारांकित और 1277 तारांकित प्रश्न लगाए गए हैं। इनमें से बड़े पैमाने पर प्रश्न सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ही लगाए हैं, यानी कुल मिलाकर सदन में लगातार कई मुद्दों पर तल्खी नजर आएगी। इसकी बानगी अभी से घमासान के रूप में नजर आ रही है। इस विधानसभा सत्र के दौरान अभी बहुत ही हमारे कांग्रेस के विधायक दल आक्रामक रूप से जनता के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और मुद्दों की कमी नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े मुद्दे हैं और इसी विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस भी बाहर, इस समय पार्टी भी आक्रामक रूप से सड़क के बाहर भी लड़ाई लड़ेगी। कुल मिलाकर इस समय सरकार को हम पूरी तरह से विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, पूरी तरह से हम बैकफुट में लाएंगे और सरकार को हम जनता के सामने बेनकाब करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी सुस्त हो गई है छत्तीसगढ़ में। उनमें कोई एनर्जी बचा नहीं है, क्योंकि उनका एनर्जी को रखने वाला वो जेल में कैद है। 3200 करोड़ रखे हैं तो लोगों में, कांग्रेस पार्टी में कहाँ से एनर्जी आएगा उसी लड़ाई झगड़े में। और उसके बाद उनके जो हेड हैं वो बार बार खबर भेजते हैं कि आ जाओ ट्रेनिंग ले लो, आ जाओ ट्रेनिंग ले लो, कैसे आलू से सोना बनाएंगे ये लोग जान ही रहे हैं। और जो व्यथित होकर के निराशाजनक स्थिति इसलिए देखने को मिला कि विधानसभा में भी इस समय ये लोग क्वेश्चन नहीं लगाए हैं। विधानसभा ऐसा पवित्र सदन है जिसमें प्रदेश के विकास के लिए खुली रूप से चर्चा होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि बजट ही केंद्र में होगा, फिर भी धर्मांतरण विधेयक पर निगाहें होंगी। वहीं अन्य मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी। कवासी लखमा जेल से बाहर आने के बाद सत्र की कार्रवाई में शामिल हो पाएंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और अब बारी सीएम राउंड अप की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने गूगल पवेलियन का दौरा किया और मध्य प्रदेश में डेटा सेंटर और IT पार्क स्थापित करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि AI की मदद से प्रदेश के चिकित्सा और तकनीकी विकास को एक नई गति मिलेगी और इसके अलावा वो खजुराहो में नृत्य महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए थे। देखिए एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के समापन सत्र में सहभागिता की। उन्होंने भारत मंडपम स्थित भोपाल मीडिया सेंटर में नेशनल मीडिया करस्पॉन्डेंट से AI के भविष्य और इसके इस्तेमाल पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI से निर्भय होकर देश के हित में काम करने पर जोर दिया है। हमारी सरकार प्रदेश की समृद्धि के लिए सभी चुनौतियों से उबरकर तेज गति से आगे बढ़ रही है।
राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में एआई की मदद से सही समय पर बीमारियों की पहचान और उनका निदान एवं सुदूर अंचलों तक बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। मध्य प्रदेश में नए नए उद्योग स्थापित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त भूमि और पानी उपलब्ध है। प्रत्येक क्षेत्र में हम एआई का उपयोग करने जा रहे हैं कि सुशासन को लेकर के एआई का बेहतर से बेहतर उपयोग होता है। हमारी जन कल्याणकारी नीतियों को नीचे तो उतारने में हम इसका लाभ लेंगे। पर्यटन को भी, पर्यटन में धार्मिक पर्यटन, खासकर उज्जैन जैसी जगह पर जब 2028 में सिंहस्थ मेला होने वाला है और 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं, ऐसे में सब व्यवस्थाओं के प्रबंधन में भी इसका बड़ा लाभ है और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में भी इसकी मदद होने वाली है। तो उम्मीद करेंगे कि सारे प्रकार के, विविध प्रकार के टूरिज्म के सेक्टर में भी कहीं होम स्टे होगा, स्टे करने की व्यवस्था, आने जाने के मार्ग क्या है, कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी, ऐसी कई चीजों का एआई का उपयोग लेकर के हम टूरिज्म में भी आगे बढ़ेंगे। हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर, जो मैंने पहले कहा है, प्रत्येक क्षेत्र में इसका लाभ। सीधे सीधे एआई का प्रत्येक किसान कैसे उपयोग करेगा, ये एक चुनौती तो रहेगी, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए बड़े निवेशकों और कंपनियों को आमंत्रित किया। इससे प्रदेश की समृद्धि और तकनीकी विकास को गति मिलेगी। साथ ही प्रदेश में आईटी पार्क को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिले और वे एआई जैसी नई तकनीकों का लाभ उठा सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री खजुराहो नृत्य समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है। भगवान के ननिहाल में ही माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है। चंदखुरी में स्थित इस मंदिर में जल्द ही एक नई मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। मूर्ति ग्वालियर से रायपुर के लिए रवाना हो चुकी है और इसी के साथ सियासी घमासान भी तेज होता नजर आ रहा है। आखिर क्यों मूर्ति को लेकर हो रहा है बवाल, एक रिपोर्ट आप देखिए। मानस में उल्लेख है कि जिसकी भावना जैसी होती है वो भगवान की मूर्ति को भी ठीक उसी तरह से देखता है। यूं तो चंदखुरी में भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति स्थापित की गई है, लेकिन ये मूर्ति भगवान के स्वरूप भक्तों की आस्था के अनुरूप कभी नजर नहीं आई। यही वजह है कि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद इस मूर्ति को बदलने का फैसला लिया गया। अब नई मूर्ति ग्वालियर से रायपुर के लिए रवाना भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि 3 दिन के भीतर मूर्ति चंदखुरी पहुंच जाएगी और गरिमा के अनुसार मूर्ति स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही मूर्ति को लेकर सियासत तेज हो गई है। भगवान राम तो सर्वस्व हैं, सभी जगह विद्यमान है, सबके दिलों में है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे वैसे ही भगवान राम का स्वरूप होगा, ऐसा नहीं। हरि अनंत हरि कथा भई अनंता कहत सुनत बहुविधि सब संता। तो ये तो सब जगह विद्यमान है, सबके दिलों में है। और भारतीय जनता पार्टी को केवल हमारे राम का के नहीं बोलना चाहिए, ये सबके राम है। और भगवान राम पे लोग वोट लेने का जो एक माध्यम बना लिए है वो भी नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने देश भर के जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करने वाला जो विचारधारा के लोग रहे हैं, उस विचारधारा को पालने पोसने वाले लोग हैं ये लोग। तो स्वाभाविक है उनके मनोमस्तिष्क में या फिर उनके जहन में इस तरह की बात तो रहती नहीं है कि मूर्तियां किसी का लगा दो, नाम हम लिख देंगे तो मान लेंगे। इन कांग्रेसियों को निवेदन करता हूं कि आप राम जी को नहीं पहचान पाते, नहीं देख पाते, तो आप जाओ अयोध्या और 500 साल प्रतीक्षा के बाद जो राम जी का मूर्ति बना है, मंदिर बना है, उसको दर्शन करके आओ। जो कुछ पाप चढ़ गया है उसको उतार के आओ। छत्तीसगढ़ में राम नाम की सियासत नई नहीं है, लेकिन अब भगवान की मूर्ति और उनके स्वरूप पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसी बीच जल्द ही चंदखुरी में नई मूर्ति भी स्थापित होने जा रही है। ऐसे में सियासी वार पलटवार से अलग निगाहें इस बात पर होंगी कि नई मूर्ति पहले से कितनी अलग और कितनी सुंदर है। देखना ये भी होगा कि पुरानी मूर्ति का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को कटारे ने अपना त्यागपत्र सौंपा है। संगठन के महासचिव डॉक्टर संजय कामले और मीडिया प्रमुख मुकेश नायक ने बताया है कि कटारे ने पारिवारिक दायित्व और समय की कमी के चलते पद से इस्तीफा सौंपा है। वो अपने विधानसभा क्षेत्र में समय नहीं दे पा रहे थे और उनका ये इस्तीफा केवल उपनेता प्रतिपक्ष के पद से होगा। बाकी पार्टी की सदस्यता उनकी बरकरार रहेगी और वो आगे भी कांग्रेस में बने रहेंगे। अब देखना ये होगा कि उनका इस्तीफा स्वीकार होगा या फिर नहीं। ये प्रदेश अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व के विवेक अधिकार पर निर्भर करता है। मुरैना से खबर है, चिचौरी थाना पुलिस की अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई में पुलिस महकमे में भूचाल मच गया है। कुछ दिन पहले चंबल नदी के होरा बारा घाट पर रेत परिवहन करते 5 ट्रैक्टर और ट्रॉली पकड़े गए थे। आरोप है कि पुलिस ने 4 वाहनों को कथित रिश्वत लेकर छोड़ दिया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। एक रिपोर्ट आप देखिए। मुरैना में पैसे लेकर अवैध रेत उत्खनन करने वाले वाहनों को छोड़ने के आरोप लगे हैं। मामले की गंभीरता के चलते पुलिस अधीक्षक ने तुरंत सख्ती दिखाते हुए थाना प्रभारी सहित 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। वीडियो सामने लाने वाले एएसआई पर भी कार्रवाई हुई। अब थाने की कमान ऋषि शर्मा को सौंप दी गई है। रिश्वत लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने वाले पुलिसकर्मी सस्पेंड। चंबल में अवैध खनन करते 5 ट्रैक्टर पकड़े थे। रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बीहड़ में कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया, जिसका वीडियो मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बना लिया। आरोप है कि इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को थाने ले जाने के बाद रिश्वत लेकर 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़ दिया गया। इसी दौरान एएसआई कमलेश कुमार जाटव ने अपने मोबाइल से एक वीडियो बना लिया। एएसआई ने वीडियो पुलिस अधिकारियों को सेंड कर दिया और सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, जिसमें एक ट्रैक्टर के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई थी और बाद में शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ 4-5 ट्रैक्टर जिनको पैसा लेकर थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा छोड़ दिया गया है। इस संबंध में जो थाने में पदस्थ एएसआई कमलेश कुमार है, उनके द्वारा भी सोशल मीडिया पे कुछ ऑडियो प्रसारित किए, वीडियो प्रसारित किए, जो कि सीधे वरिष्ठ अधिकारियों संज्ञान में न लाकर सीधे सोशल मीडिया पे प्रसारित करना और उनका आचरण संदिग्ध पाया गया है। पूरे घटनाक्रम ने अवैध खनन और पुलिस की मिलीभगत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि वीडियो ने सिस्टम की पारदर्शिता पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि अवैध रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने के बजाय मुरैना पुलिस के भीतर ही अंदरूनी खींचतान क्यों बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, मुरैना। इधर सिवनी के पास ग्राम शीला देही में आज से 27 फरवरी तक प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजन से पहले शुक्रवार की शाम को 4 बजे विशाल कलश यात्रा निकली। यात्रा पूज्य ब्रह्मचारी श्री निर्विकल्प स्वरूप जी महाराज के सानिध्य में प्रारंभ हुई। कलश यात्रा सहज संतोष आश्रम शीला देही से निकली है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए भोजन और प्रसादी की विशेष तौर पर व्यवस्थाएं की गई थी। तो सिवनी के पास ग्राम शीलादेही से यह आयोजन शुरू हुआ है। श्रद्धालुओं ने सहभागिता इसमें दिखाई और भक्तों के लिए भोजन और प्रसादी की व्यवस्था की गई थी। हाथों में देखिए किस तरह से लोग भगवा ध्वज भी लिए नजर आए। महिलाएं सिर पर कलश लिए हुए दिखाई दी हैं। 27 फरवरी तक कथा का आयोजन किया जा रहा है और ये भव्य कलश यात्रा जिसकी शुरुआत सिवनी में हुई है, 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा और सिवनी के पास शीलादेही में ये सुंदर आयोजन किया गया है। इसके साथ ही सुबह सवेरे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7 और आगे देखिए अंचल। नमस्कार।